Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study environmental change. Now start the lecture and understand what is environmental change. See, जब environment के physical component जैसे temperature, rainfall, climate, etc. environment के biological components जैसे producers, consumers, right, microorganisms, इन्वायरमेंट के केमिकल कंपोजिशन जैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं या सॉइल का जो केमिकल कंपोजिशन है, साथ ही साथ सोशल और कल्चरल कंपोनेंट्स जो इन्वायरमेंट के होते हैं उनमें जो अनवांटेड और अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं जैसे टेम्परेचर का इंक्रीज होना, राइट, पोलर आइस का मेल्ट होना, सी लेवल का राइज होना, जो रेनफॉल का पैटर्न है उनमें चेंजेस आना, इन सब को ही क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंटल चेंज कहा जाता है। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा या ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि ये 3 मार्कर में जो है पूछा जाता है, राइट, 3 मार्कर में सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज इन्वायरमेंटल चेंज, तो हम ये जो है डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। सो अनवांटेड, right, unwanted or undesirable changes in the physical, chemical, biological, social and cultural components of the environment is known as environmental change. For an example, climate change or global warming, right. This is the favorite topic of MPPSC as well as UPSC, and from this topic different 3 marker, 5 marker or 11 marker question may be asked in the एग्जामिनेशन, राइट। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं चाहे वो यूपीएससी के हों चाहे एमपीपीएससी के हों, राइट, वेरियस क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स एज वेल। अब यहां से अगर हम देखें तो 11 मार्कर से जो क्वेश्चन है वो क्लाइमेट चेंज से पूछा जा सकता है। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर ओजोन डिप्लीशन से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो एक तो जो है क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। देन ग्लोबल वार्मिंग से 5 मार्कर को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन, राइट। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। ओजोन जो डिप्लीशन है, राइट, या ओजोन जो होल है ये 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या यूपीएससी में जो है अर्बन हीट आइसलैंड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था तो अगेन एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है व्हाट इज अर्बन हीट आइसलैंड, राइट। व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्बन हीट आइसलैंड्स, राइट। और 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे जैसे डिप्लीशन है या फिर जो है व्हाट इज सीएससी, राइट, फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, राइट। तो इस तरीके से जो डिफरेंट 3 मार्कर टर्मिनोलॉजी है तो 3 मार्कर में जो है टर्मिनोलॉजी जो है पूछी जा सकती है, राइट। तो ये इस तरीके से हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से 3 मार्कर के लिए, 5 मार्कर के लिए और 11 मार्कर के लिए प्रिपेयर करना है। अब यहां से एक एग्जांपल्स तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज, राइट। So what is environmental change and what are the various examples of environmental change? This may be asked as a 5 marker question, right? If we have to write this answer, then at first we can explain what is environmental changes, right? तो मैंने अभी आपको बताया है कि the unwanted and undesirable changes in the physical, biological, chemical, right, and social components of the environment is known as environmental change. अब यहाँ पर जो सोशल और जो कल्चरल चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उसको हमको जो है यहाँ पर नेग्लेक्ट मानकर स्पेशली हमको जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, राइट, और जो फिजिकल कंपोनेंट में जो चेंजेस होते हैं उनको यहाँ पर फोकस करना है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, राइट। किसी भी ज्योग्राफिक रीजन की वेजिटेशन कैसी होगी, वहां के लोगों की फूड हैबिट्स क्या होंगी, क्लोथिंग हैबिट्स क्या होंगी, ये सब डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। और यदि क्लाइमेट में चेंज होगा तो वहां के जो फ्लोरा और फोना है, वहां के जो ह्यूमंस हैं, राइट, वो पूरी तरीके से क्या होगा? चेंज होगा, जिससे नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो फ्लोरा और फोना भी जो है नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। तो जो एनवायरनमेंट चेंज का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा? क्लाइमेट
चेंज हो जाएगा। कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड के जो वेरियस रीजन्स हैं उनमें क्लाइमेटिक चेंजेस जो है अकर हो चुके हैं, राइट। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज क्लाइमेट चेंज। देन सेकंड इज इंक्रीजिंग इन ग्लोबल टेम्परेचर, और टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से, राइट, नाउअडेज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग, राइट। आल्सो क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल, या रेनफॉल का जो पैटर्न होता है उनमें चेंजेस होना, राइट। लेट्स से इंडिया में अगर हमने कहा कि इंडिया में जुलाई से सितंबर, राइट, बिटवीन जुलाई एंड सितंबर जो रेनफॉल है वो अकर होता है, राइट। तो ये जो ईयर है, राइट, हो सकता है कि जुलाई से सितंबर तक जो है रेनफॉल हो ही ना, या हो तो जो है रेनफॉल लो हो, और हो सकता है कि ये जून से ही जो है रेनफॉल का स्टार्टिंग हो जाना, राइट। तो इस तरीके से देयर इज इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल, या रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंजेस हो चुका है। देन चेंजेस एट द सोशियो कल्चरल लेवल, राइट, जब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट चेंज होती है, राइट, वहां पर जो है रेनफॉल पैटर्न चेंज होता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वहां की क्रॉपिंग पैटर्न पर, वहां की वेजिटेशन पर, राइट। और इस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं या क्लॉथिंग्स हैं उनमें भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, राइट। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो सोशियो और कल्चरल लेवल पर भी क्या होते हैं, चेंजेस अकर होते हैं। फॉर एन एग्जांपल जो है एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, या पॉल्यूशन की वजह से एयर पॉल्यूट हो चुकी है, इसलिए इन फोर्थ कमिंग डेज जो है आप देखना मास्क को वियर करना नेसेसरी हो जाएगा। देन चेंज इन द सॉइल क्वांटिटी एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से जो सॉइल क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, और इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। देन डेटियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ वाटर, राइट, वाटर की क्वालिटी भी डेट्रियोरेट हो रही है, वाटर में टॉक्सिक जो है एलिमेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। देन ओरिजिन ऑफ वेरियस न्यू डिसीजेस, राइट, जब क्लाइमेट में चेंज होगा साथ ही साथ जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, उसमें पोल्यूशन इंक्रीज होगा, सो डेफिनेटली उससे न्यू डिसीजेस अराइज होंगी। देन देयर इज अ डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, राइट, तो इसकी वजह से भी कई प्रकार की डिसीजेस होती हैं। देन एसिड रेन हो जाएगा, पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन है, और एसिड रेन जो है नेगेटिव इंपैक्ट करती है। अर्बन हीट हाइसलैंड हो जाएगा, राइट। देन चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, राइट। तो इस तरीके से ये आप पूरा का पूरा 5 मार्कर का जो है आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, देन यू कैन राइट दिस आंसर। नाउ अब इसी जो जितने भी एग्जांपल्स हैं, इन्हीं एग्जांपल्स में से हम कुछ को 11 मार्कर के लिए, 5 मार्कर के लिए और 3 मार्कर के लिए प्रिपेयर करते चलेंगे। जैसे हम यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर पर जो है क्लाइमेट चेंज को 11 मार्कर के लिए प्रयोग जो 11 मार्कर के लिए पढ़ेंगे। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। देन ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे, राइट, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, राइट, एसिड रेन क्या है, अर्बन हीट आइसलैंड क्या है। इन टॉपिक्स को जो है हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज क्लाइमेट, देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको दो चीजों में मैं आपको बता दूं, एक होता है वेदर, राइट, वेदर, एंड सेकेंड इज क्लाइमेट। तो किसी भी जोग्राफिकल रीजन की जो मिनिमम, या हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन की 3 और 4 ईयर्स की जो वहां पर एवरेज ऑफ टेम्परेचर है, रेनफॉल है, या जो विंड पैटर्न है, उसके टोटल सम को ही क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है, राइट। सो द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द कंडीशन ऑफ विंड फॉर 3 to 4 मंथ इज नोन एज वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो वहां पर लंबे समय के लिए, कितने 30 to 40 ईयर्स के लिए, राइट। सो द एग्रीवेट कंडीशन फॉर 30 to 40 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड पैटर्न इज नोन एज क्लाइमेट। और
किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में वहां के लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं, क्लॉथिंग्स हैं, वहां की वेजिटेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न है, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? क्लाइमेट पर। तो यदि क्लाइमेट में चेंज होगा तो वहां पर, राइट, फूड हैबिट्स में या क्रॉपिंग पैटर्न में या वहां के वेजिटेशन में भी क्या होंगे? चेंजेस होंगे। विच मीन्स दैट यदि क्लाइमेट में चेंज होता है तो नॉट ओनली ह्यूमंस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बट ऑल्सो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन पर भी इनका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, राइट, सम प्लांट्स एज वेल एज सम एनिमल्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट। अगर उस क्लाइमेट में डेट्रियोरेशन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिसको हमने बायोडायवर्सिटी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो क्लाइमेट चेंज का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन की क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, राइट, उसको ही क्या कहा जाता है? क्लाइमेट चेंजेस कहा जाता है। या फिर हम ये कहें कि एक लंबे समय तक वहां पर जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है उसको ही क्या कहा जाता है? क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, राइट। अब अगर ये 3 मार्कर में पूछा जाए व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, तो हम यहाँ पर सीधी सी बात है ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? सी, क्लाइमेट चेंज मीन्स अ change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods, right? या जैसे क्या हो जाएगा? 100 years हो जाएगा, राइट। अब क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज इज यूजुअली मेजर्ड इन मेजर शिफ्ट्स इन द टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ वहां की जो है स्नो, रेनफॉल या जो विंड पैटर्न्स है, राइट, उनमें जो भी चेंजेस होते हैं तो उनके आधार पर ही क्लाइमेट चेंज को मापा जाता है, राइट। सो क्लाइमेट चेंज इज यूजुअली मेजर्ड इन मेजर शिफ्ट्स इन टेम्परेचर, rainfall, snow and wind patterns lasting for decades or more, right? अब इसका कारण क्या है? What are the reasons for the climate change, right? So humans are creating climate change by burning large amount of fossil fuels, right? And I have told you previously कि जो fossil fuels है उनका जो बर्निंग है वो हर कंट्री में की जाती है। जैसे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, राइट, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या एक तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो है डीजल, पेट्रोल या ऑयल का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। टू कुक द फूड नेचुरल गैस इज बीइंग यूज्ड, राइट। तो इंडस्ट्रीज में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कोल का, व्हीकल्स के लिए ऑयल का, राइट, और टू कुक द फूड नेचुरल गैस इज बीइंग यूज्ड, राइट। और इन सब की बर्निंग की वजह से ही क्या होती है? इन सब की बर्निंग की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर में कई ग्रीन हाउस गैसेस का या कई हार्मफुल पॉल्यूटेंट गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज डिफॉरेस्टेशन। जैसे जैसे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट, द प्रेशर ऑन लैंड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड फॉर दैट फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड, राइट। और जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन को, राइट, रोड्स को, कैनाल्स को, राइट, या इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे जो हार्मफुल टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे, राइट। साथ ही साथ अगर हम जो है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी तो उससे भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे, राइट। और ये अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। नाउ अब यहां पर अगर हम देखें तो एविडेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जैसे अगर हम देखें सो जो वर्ल्ड है, राइट, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, राइट। जो डेवलप्ड कंट्रीज है
राइट, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में या स्पेशली मैं कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप हैज स्टेटेड दैट जो क्लाइमेट चेंज है, दिस इज अ क्लाइमेट चेंज इज अ प्रोपेगेंडा लाइक लॉन्च्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये एक्सेप्ट कर लेंगी कि यस देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, देन डेफिनेटली दे हैव टू परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए आइदर उनको इकोनॉमिक हेल्प जो है डेवलपिंग कंट्रीज को देनी पड़ेगी, या अपने यहाँ पर कार्बन एमिशंस को जो है कट करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली इससे उनकी इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसलिए कुछ कंट्रीज जो है वो क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूएसए। तो वही जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट, वो क्लाइमेट चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, बट उनको डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरीज में इंक्लूड होना है, इसीलिए वो भी इस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज एक प्रोपेगेंडा है या दिस इज द रियलिटी, इसको हम जो है एविडेंस से देख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन, राइट, तो ये क्वेश्चन यदि 5 मार्कर में पूछा जाए, सो वी कैन राइट दिस आंसर, राइट। सो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो ये दोनों तरीके का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेट्स स्टडी वन बाय वन। द फर्स्ट इज सी लेवल राइज। देखिए क्या हो रहा है कि नाउअडेज जो व्हीकल्स हैं, राइट, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, राइट, इंडस्ट्रीज हो या व्हीकल्स हो, राइट, इनमें जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज किया जाता है, राइट, जिससे डिफरेंट जो ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं वो इंक्रीज हो रही। ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जब ग्लोबल टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट, ग्लोबल टेम्परेचर राइज या राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, या हम ये कहें कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से ही जो पोलर आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, राइट। और जो हमारे अर्थ की जो पोल्स है, नॉर्थ या साउथ पोल्स पर जो आइस क्यूब्स पाए जाते हैं वो आइस क्यूब्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, और मेल्ट होकर किसमें, ओशियन में जाकर, राइट, जो फ्रेश वाटर है वो ओशियन में जाकर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, राइट। दिस हैज टू कॉन्सिक्वेंसेस। द फर्स्ट इज कि ग्लोबल राइज की वजह से जो पोलर आइस है जो कि हमारा क्या है, स्टोर विच इज द स्टोरेज ऑफ फ्रेश वाटर, तो एक तो हमारे लिए फ्रेश वाटर में कमी आ रही है या देयर इज अ डिक्रीज इन द फ्रेश वाटर, राइट। साथ ही साथ उससे जो सी लेवल है वो भी राइज हो रहा है, और इसी की वजह से जो कई आइसलैंड्स हैं वो ओशियन में मर्ज्ड हो चुके हैं, सबमर्ज्ड हो चुके हैं। देन जो ओशियन करेंट्स हैं वो वार्मिंग ओशियंस हो जाएंगे, राइट, तो ओशियन का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। देन सिंकिंग, राइट, सिंकिंग आइस शीट्स हो जाएगा, राइट, डेक्लेटिंग जो आर्कटिक सी आइस हो जाएगा, तो चाहे वो आर्कटिक सी आइस हो या सिंकिंग आइस शीट्स हो, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ग्लेशियल रिट्रीट हो जाएगा, राइट। देन एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स हो रही हैं, जैसे अगर आप देखें तो कहीं पर ड्रॉट की कंडीशन है तो कहीं पर जो है फ्लड की कंडीशन है, राइट। देन ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ऑल्सो डिक्रीज्ड स्नो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और मैंने बताया है कि अगर पोलर आइस मेल्ट होगी तो स्नो कवर जो है डिक्रीज होगा। स्नो कवर जो डिक्रीज होगा तो उससे सी लेवल भी राइज होगा, साथ ही साथ द स्टोर्ड फ्रेश वाटर भी डिक्रीज होगा। अल्टीमेटली फ्यूचर के लिए हमारे लिए जो है फ्रेश वाटर की सोर्सेज भी डिक्लाइन होंगे। सो दीज आर द इफेक्ट्स और एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखिए अगर अभी मैंने यहाँ पर जो है इफेक्ट्स की बात की थी, राइट, सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट anthropogenic effect on the climate change, increasing trend in the concentration of greenhouse gases, right, और greenhouse gases की concentration से temperature increase हो रहा है,
राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पोलर आइस मेल्ट हो रही है, राइट। सी लेवल जो है राइज हो रहा है, राइट। एक्सट्रीम जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस अराइज हो रही हैं, राइट। और इनके लिए जो कॉजेज हैं उनको हम मेनली जो है दो ग्रुप में बांट सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखना ये अपने आप में जो है 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो क्लाइमेट चेंज के कॉजेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज, राइट, जिसमें सन स्पॉट एक्टिविटीज आती हैं और क्या हो जाएगा यहाँ पर मिलेनकोविच ऑस्किलेशंस हो जाएंगे। देन सेकेंड में हो जाएगा यहाँ पर टेरेस्ट्रियल कॉजेज, जिसमें वॉल्केनिज्म आता है और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज, राइट। और एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज में जो सन स्पॉट्स हैं, राइट, उनको हमको यहाँ पर स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। सन स्पॉट क्या होते हैं, देखिए हमारे जो सन है, राइट, सन पर कुछ क्या होते हैं स्पॉट्स होते हैं जो कि रिकर होते हैं, या तो ये क्या होते हैं लार्ज होते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं मतलब इनका फॉल भी होता है। तो इनका शुरुआत में क्या होगा राइज होगा, फिर क्या होगा फाइल होगा, और ये पैटर्न जो है चलता रहेगा। इस वजह से सन से जो आउटपुट है हम कह सकते हैं जो इंसुलेशन है, राइट, उनमें चेंजेस आता है, राइट। और इसकी वजह से अर्थ पर जब इंसुलेशन इंक्रीज होगा सो डेफिनेटली इससे क्या होगा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। तो द वेरिएशंस इन सोलर आउटपुट, ये जिसको इंसुलेशन कहा जाता है, राइट, एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज आर रिलेटेड टू वेरिएशन इन सोलर आउटपुट रिलेटेड टू सन स्पॉट एक्टिविटीज, राइट। सन स्पॉट्स आर dark and cooler patches on the sun which rise and fall in a recurring manner, right. Or when the number of sunspot increases, cooler, wetter weather and greater storms occur, right. और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, right, these phenomena modify the amount of insolation, right. या हम ये कहें कि सन स्पॉट के राइज एंड फॉल होने की वजह से ही जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है, मतलब सन से अर्थ तक जो सोलर एनर्जी आती है उसमें इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज होता है और क्लाइमेट में चेंज आता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर मिलेनकोविच ऑस्किलेशंस हो जाएगा, राइट। हमारी अर्थ जो है वो कई मिलियंस ऑफ द ईयर्स में जो है सन के चारों ओर क्या करती है, इस तरीके से अगर हम देखें तो सन जो है हमारे जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या करती है रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से कई बार इसकी जो है स्थिति में क्या होती है चेंजेस होती हैं, राइट। तो इसकी वजह से भी जो टेम्परेचर है, राइट, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इंसुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, राइट। मिलेनियम ऑफ ईयर्स में ये ऐसा होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है और क्लाइमेट चेंज होता है, right. So Milankovitch oscillations which infer cycles in the variations in the Earth's orbital characteristics around the Sun, the moving of the Earth and the changes in the Earth's axial tilt, right. And all these alter the amount of insolation received from the Sun, right, or which in turn might have bearing on the climate, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज हो जाएंगे। नाउ द टेरेस्ट्रियल कॉजेज, राइट, द टेरेस्ट्रियल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, द फर्स्ट इज वॉल्केनिज्म हो जाएगा, राइट। तो जब कभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उससे जो है लावा कम्स आउट फ्रॉम द वोल्केनो, और लावा में जो लावा होता है लावा के साथ साथ क्या होता है उसमें कई गैसेस भी होती हैं, right. So volcanic eruption throws up loads of aerosols in the atmosphere, and these aerosols persist in the atmosphere for a substantial period of the time. तो एक तो क्या होगा कि volcanic eruption throws up loads of aerosols, और ये जो aerosols होते हैं ये atmosphere में क्या होते हैं persist करते हैं, और ये एरोसॉल सन से आने वाले रेडिएशन को क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
अब अगर ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ऑब्वियसली ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, और अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा तो अर्थ इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये फिर जो है अर्थ रेडिएशन के रूप में जो है स्काई में फिर से रिफ्लेक्टेड बैक भी नहीं होगा। अर्थात जिस रेडिएशन को इन एरोसॉल ने क्या किया है, ट्रैप किया है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या होगा, चेंज आएगा, राइट। सो एटमॉस्फेयर, these aerosol persist in the atmosphere for substantial period of time, decreasing the radiation of sun reaching the surface of the earth। और जब ये एटमॉस्फेयर में ही ये जो रेडिएशन है उसको ट्रैप कर लेंगे तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। देन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएगा। नाउडेज इंडस्ट्रीज में, व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है। ऑल्सो जो बॉडी स्प्रे होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उनका यूज किया जाता है। और अल्टीमेटली इन ये जो सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, राइट, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, राइट, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ओजोन है, राइट, इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इंक्रीज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग अकर होता है, एंड ग्लोबल वार्मिंग या ये सभी जो जितनी भी होती हैं अल्टीमेटली इनकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड इन डेप्थ द क्लाइमेट चेंज, राइट, वी हैव स्टडीड। यदि 5 मार्कर में पूछा जाए तो इतना हम जो है 5 मार्कर में व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट इज द रीजन, ये जो है एग्जाम में हम लिख सकते हैं। ऑल्सो 5 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द एविडेंस एज वेल एज इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और 11 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। नाउ लेट्स स्टडी ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो सन से आने वाला, राइट, जैसे ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। अब सन से जो रेडिएशन क्या होता है, रिलीज होता है, वो कहां पर पहुंचता है, अर्थ पर पहुंचता है। तो सन से जो भी रेडिएशन या इंसुलेशन जब अर्थ पर पहुंचता है तो द अर्थ एब्जॉर्ब्स दिस इंसुलेशन, राइट। तो ड्यूरिंग द डे, राइट, ड्यूरिंग द डे अर्थ एब्जॉर्ब्स दिस इंसुलेशन, राइट, बट नाइट में, राइट, नाइट में हमारी जो अर्थ है इस रेडिएशन को अर्थ रेडिएशन के रूप में, या जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है अर्थ के द्वारा। और अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट में कुछ गैसेज हैं, जैसे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेज हैं ये ब्लैंकेट के रूप में वर्क करती हैं, और ये इस अर्थ के रेडिएशन को जो है स्काई में रिलीज नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से ही हमारी जो अर्थ है वो कूल नहीं हो पा रही है, राइट। अगर हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर नहीं होगा या ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, नेपच्यून की समान क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और वहां पर जो लाइफ कंडीशंस है वो पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर। अब यहां पर अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, राइट, इनका कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, राइट, ये इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो अर्थ से जितना भी रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होता है वो पूरा का पूरा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से पहले जहां पर जो मैक्सिमम या एक्सेसिव जो अर्थ रेडिएशन था वो स्काई में चला जाता था, अब जो पूरा का पूरा रेडिएशन है वो इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा ट्रैप कर लिया जाएगा। इसकी वजह से जो एक्सेस रेडिएशन है वो स्काई में नहीं जा पाएगा, और अल्टीमेटली हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। और इसको ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, राइट। अब अगर ये एग्जाम में 5 मार्कर में आ जाए, राइट, तो आप इसको इस तरीके से जो है पूरा पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है,
एग्जाम में आ जाए तो पूरी पूरी वही प्रोसीजर है। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, राइट? सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नॉर्मल, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नॉर्मल प्रोसेस that warms the surface of the earth, right? And why? See, solar radiation reaches the atmosphere of the earth and some of this reflected back into the space. तो कुछ तो जो एटमॉस्फेयर है उसी से रिफ्लेक्ट किया जाता है। The rest of energy of the sun is absorbed by the terrestrial and oceans, or we can say that earth, जो कि अर्थ में टेम्परेचर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हीट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द स्पेस, तो जो एक्सेसिव हीट होती है वो स्पेस में क्या हो जाती है, रेडिएशन के रूप में क्या होती है, रिलीज हो जाती है, राइट? एंड सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, और जिसकी वजह से ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है या अर्थ है वो वार्म इनफ होता है टू सस्टेन द लाइफ। But यदि, right, because of the burning fossil fuels, agricultural, land clearing, right, जो ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, तो जहां पर जो सम ऑफ द हीट was trapped by greenhouse gases to maintain the warm temperature to sustain the life, इस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा and this will result in ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट, और जब ये ग्रीन हाउस गैसेस जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ये एक्स्ट्रा हीट को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, राइट? कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्या होगा, राइज होगा, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग, राइट? सो दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कौन कौन सी गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ये सीधा जो है 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट? What are या name the greenhouse gases, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, सबसे पहला क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? और जब मैंने जो पॉल्यूशन है हमने उसमें भी देखा था कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03 रहता है तो ये हमारे अर्थ में जो है लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इफ द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस देन दिस विल लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, then water vapor, then sulfur hexachloride and ozone. So these are the greenhouse gases, right? और यदि हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना है, right, तो ultimately we have to cut the emissions of these greenhouse gases, और इन greenhouse gases का जो emission है वो कट हो जाएगा, तो उससे क्लाइमेट चेंज नहीं होगा और उससे इन्वायरमेंटल चेंज भी नहीं होगा। नाउ ग्लोबल वार्मिंग, राइट? तो अभी मैंने बताया था कि यदि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है, द ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द एक्सेसिव हीट, राइट, एंड विच विल लीड टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, राइट? सो ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर, राइट? तो ये 3 मार्कर के लिए आंसर हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर, राइट? ग्लोबल वार्मिंग begins with the greenhouse effect, right, which is caused by the interaction between incoming radiation from the sun and the atmosphere of the earth, right? और जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, right, that will lead to global warming, right? तो ये जो है हमने यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग, राइट, ये तीनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। वी हैव अंडरस्टूड क्लाइमेट चेंज, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन ग्लोबल वार्मिंग। नाउ जो क्लाइमेट चेंज है उनके कुछ और इफेक्ट्स को मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, राइट? सम ऑफ देम जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे ये हो जाएंगे एविडेंस और इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट? कुछ फैक्चुअल जानकारी है उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज,
राइट। द फर्स्ट इज, मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है। देखिए हम तीनों चीजें पढ़ी थी, ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो उससे अर्थ की जो रेडिएशन है, राइट, उसको ट्रैप अधिक होगा, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो है मेल्टिंग ऑफ आइस, या क्या हो जाएगा, पोलर आइस हो जाएगा, राइट। एंड द आइस मेल्टेड एट द रेट ऑफ 3 मिलीमीटर फ्रॉम 1993 टू 2003। तो ये एक्चुअल डाटा है जो कि कई साइंटिस्ट ने गैदर किया है, और एट द रेट ऑफ 3 मिलीमीटर, राइट, 1993 से 2003 तक जो है आइस मेल्ट हुई है, जिसकी वजह से सी लेवल क्या हुआ है, राइज हुआ है। साथ ही साथ, राइट, साथ ही साथ जो ओशियन करेंट्स हैं उनमें भी चेंजेस आए हैं, राइट। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल क्या हो जाएंगे, साइक्लोन्स हो जाएंगे। नाउअडेज यू रीड इन द न्यूज़पेपर कि जो ओडिशा है, गुजरात है, या जो डिफरेंट जो कोस्टल एरियाज है वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है। ऑल्सो चेंजेस इन द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और अगर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में कोई भी चेंजेस आएंगे तो उससे मॉनसून या तो इंडिया में लेट आएगा या अर्ली आएगा, राइट। सो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन द अराइवल ऑफ द मॉनसून आइदर डिले होगा या फिर वो क्या होगा, बिफोर द टाइम होगा, और उसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न भी क्या होगा, चेंज होगा। देन यदि ITCZ चेंज होगा तो उससे जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी ऑल्सो चेंज होगा, राइट। हाई टेम्परेचर की वजह से सॉइल का क्या होगा, मॉइस्चर जो है लूज होगा। सो इफ देयर इज अ लैक ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस विल लीड टू नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। ऑल्सो दिस वुड हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन वेजिटेशन एज वेल एज फॉरेस्ट, और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे फॉरेस्ट फायर भी क्या होंगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर, फॉरेस्ट फायर वुड आल्सो इंक्रीज, राइट। तो ये यहाँ पर एक तरीके से हम देखें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या विथ फैक्ट जो है क्या हो जाएगा, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें कि द क्लाइमेट चेंज एंड द स्टैंड ऑफ इंडिया, right, I told you earlier that Donald Trump of USA is assuming that जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज इज अ प्रोपेगेंडा लॉन्च्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर यूएसए और डेवलपिंग कंट्रीज इसको क्या कर लेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी कि यस देयर इज अ क्लाइमेट चेंज एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, देन डेफिनेटली वी हैव टू, राइट, वी हैव टू कट द इमिशंस, राइट, और हमको कोई ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा, लॉस होगा। इसीलिए और भी कई ऐसे कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर क्लाइमेट चेंज को फ्यूचर की जो है डेंजरस प्रॉब्लम भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर एक तरीके से अगर हम देखें तो ये ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी वो डिनाई कर देते हैं, क्योंकि डिनाई कर देंगे तो फिर उनको क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। बट इंडिया ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था। ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज हैज बीन अ मेजर कंटेंटियस इश्यू इन पॉलिटिकल नेगोशिएशंस एंड India's position on this need to be discussed in delays, और इंडिया ने अपना स्टैंड जो है पहले ही क्लियर कर दिया है इन 2009 में, राइट। इंडिया हैज स्टेटेड दैट देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, राइट, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि समझिए, एक तरफ क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, राइट। अब डेवलपिंग कंट्रीज का कहना ये कि यस, अब सम ऑफ द जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कहती है यस देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, सो लेट्स कट द एमिशंस।
अब अगर डेवलपिंग कंट्रीज एमिशन को कट करेंगी तो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, they have already latest technology, they have high level of standard of living, राइट। उनकी इकोनॉमी जो है सर्विस सेक्टर पर बेस्ड हो चुकी है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे क्या है इंडिया है, अब देखिए अगर हमको ग्लोबल जो है क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो ऑब्वियसली जो जितना भी फॉसिल फ्यूल है या कार्बन एमिशन है उसको कट कर दें, क्लाइमेट चेंज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बट उससे होगा क्या, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि 80% ऑफ द electricity in India is produced by the thermal power plants and this is the same situation in China as well। तो यदि कार्बन एमिशन को कट करना पड़ेगा तो उससे डेवलपिंग कंट्रीज को क्या होंगी, नेगेटिवली इफेक्ट होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज का तो रोल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके वहां पर तो अभी तक इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई है ना, राइट। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत पहले ही हो चुका है, राइट। और large or heavy industries have been set up in Europe, Britain, France, Germany already। और चूंकि इन्हीं इंडस्ट्रीज की वजह से तो उनकी इकोनॉमी क्या हुई है, डेवलप्ड हुई है, which means that कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, राइट। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देयरफॉर इंडिया सेज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन, राइट। कॉमन क्या है कि वी हैव टू फाइट फॉर क्लाइमेट चेंज, वी हैव टू फाइट फॉर क्लाइमेट चेंज। और हमको जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है, दिस इज कॉमन ऑब्जेक्ट। बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, ये अभी डेवलपिंग फेज में है, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम होनी चाहिए, राइट। सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सेकेंड क्या हो जाएगा यहां पर, राइट, रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका रिडक्शन यदि डिक्रीज हो तो उससे ना तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ना ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और एक्चुअली इसको भी कितना किया गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लोबल वार्मिंग शुड नॉट बी एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल एरिया। तो जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया था उससे ग्लोबल टेम्परेचर का राइज 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी रखा गया कि इन फ्यूचर में इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो है रखा जाएगा। देन क्या हो जाएगा, मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। जो ग्रीन हाउस गैसेस के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनसे मिटिगेट किया जाएगा। आल्सो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट, उनको जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी ताकि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है, राइट, उनसे उनकी वजह से जो है एडाप्शन जो मेजर्स है वो लिए जा सके। देन फाइनेंशियल क्या हो जाएंगे, अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो जो कंट्रीज बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस कर रही हैं वो उन अनडेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल अरेंजमेंट करें ताकि वहां पर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वहां पर भी कार्बन एमिशन को कट किया जा सके। देन क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे चाहे वो व्हीकल्स की हो, इंडस्ट्रीज की हो, ताकि पर कैपिटा जो कार्बन एमिशन है वो कट हो सके, राइट। एंड आल्सो पर कैपिटा वर्सेस टोटल कार्बन जो एमिशंस हैं इन पर क्या किया जाना चाहिए, फोकस किया जाना चाहिए। सो दिस इज द स्टैंड ऑफ इंडिया व्हिच हैज बीन स्टेटेड इन 2009, राइट। नाउ ये भी जो है 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, इंडियन एफर्ट्स टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है, नेशनल एक्शन प्लान। ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज नेशनल एक्शन प्लान टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, राइट। तो चलिए इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, राइट। तो ये किस कैटेगरी में आता है, सो दिस इज रिलेटेड टू
Indian efforts to prevent climate change. And to meet the challenges of climate change, India formulated National Action Plan on Climate Change on 8th June 2008. तो इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया है 8 जून 2008 में, राइट। और जिसमें 8 मिशंस को क्या किया गया है, यहाँ पर देयर आर 8 मिशंस, राइट, एंड दीज मिशंस हैव टू बी कंप्लीटेड टिल 2017। तो इन 8 जो मिशन है इनको 2017 तक जो है कंप्लीट किया जाएगा। द फर्स्ट इज नेशनल सोलर मिशन। सी, सोलर एनर्जी इज द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। और यदि हम सोलर एनर्जी की ओर क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, तो डेफिनेटली इससे फॉसिल फ्यूल जो है कंजप्शन डिक्रीज होगा, राइट। सो नेशनल सोलर मिशन, एंड अंडर दिस मिशन 1000 megawatt solar energy would be produced in India with the help of photovoltaic technology, right, या solar panels. Then क्या हो जाएगा, नेशनल वाटर मिशन, राइट। इंडिया में इरिगेशन में जो वाटर का यूज किया जाता है, राइट, वो कन्वेंशनल मेथड से होता है, साथ ही साथ जो वाटर है उसका अनवाइजली यूज भी किया जाता है। तो नेशनल वाटर मिशन के तहत जो इंडिया में वाटर यूज है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूजेस बाय 20% इन इंडिया। देन थर्ड इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और इसके तहत इंडिया में फॉरेस्ट कवर को 23% से बढ़ाकर 33% किया जाएगा, राइट। So the forest cover would be increased from 23% to 33% in India under National Mission for a Green India. Then National Mission for Enhanced Energy Efficiency, right? और इसमें जो enhanced energy efficiency है उसको इंक्लूड किया जाएगा, which means जो LED है इंडिया में, LED है, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से एनर्जी को क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा। जैसे पहले आपको पता होगा कि द 100 वॉट बल्ब वर यूज्ड इन इंडिया, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज्यादा था। बट अंडर जो उजाला स्कीम है उसके तहत जो एलईडीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं सो दैट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेव किया जाए। सो अंडर दिस मिशन 10,000 megawatt of energy would be saved by 2012. Then National Mission for Sustainable Habitat, right? और Sustainable Habitat का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो जितने भी सीस्मिक जोन है वहां पर जो है मेजर्स लिए जाएंगे और जो है हैबिटेट स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाएगा। सो अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, राइट, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जाएगा। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें मॉडर्न मेथड से एग्रीकल्चर को किया जाएगा, राइट, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस का या केमिकल्स का यूज कम से कम किया जाएगा। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, एंड 8th नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट। So this was National Action Plan on Climate Change, right? जिसको शॉर्ट फॉर्म में NAPCC के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो द फुल फॉर्म ऑफ NAPAC is National Action Plan on Climate Change. Now other measures कौन कौन से हैं, right? So हम कह सकते हैं कि the other methods, right? The other methods or other efforts other efforts or other measures to prevent climate change at international level, right? तो जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो efforts to prevent climate change at international level, और इसमें तो आपको UNFCCC को बहुत अच्छे से जो है स्टडी करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर वाज अ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1973,
1972. So there was a Stockholm Conference in 1972, right? And on the 20th anniversary of Stockholm Conference, there was the Earth Summit 1992, which was held in Rio de Janeiro in Brazil. और इसी अर्थ समिट में क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। और इसी में क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए ही एक कन्वेंशन लाया गया था, जिसको क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कुल मिलाकर जिन कंट्रीज ने अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किया था, उन कंट्रीज में से ही कुछ कंट्रीज का जो ग्रुप है, राइट, उन्होंने इस कन्वेंशन पर क्या किए थे, साइन किए थे। और इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए ये कन्वेंशन जो है एग्जिस्टेंस में आया था। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, राइट। और इस UNFCCC के जो जितने भी मेंबर है उनको पार्टीज कहा जाता है। और जब उन पार्टीज की क्या होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसको ही क्या बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये जो COP या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है फर्दर स्टेप्स लिए जाते हैं, राइट। जैसे 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल था, उसमें कार्बन क्रेडिट की जो है कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो कि COP क्या था, 3 था, राइट। अब जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल आज हम जो है एनवायरनमेंट चेंज को फोकस कर रहे हैं, राइट। लेटर वी हैव टू स्टडी द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कन्वेंशंस टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट चेंज। तो उसमें हम जो UNFCCC है, COP3 है, COP5 है, राइट, COP10 है, राइट, बाली कन्वेंशन है, रेड प्लस है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी को हम वहां पर पढ़ेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि, राइट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट, इसकी जो भी मीटिंग्स होती हैं उनको COP के नाम से जाना जाता है। जैसे कानकुनम कॉन्फ्रेंस, जिसको COP16 भी कहा जाता है, 2010 में हुई थी। डरबन कॉन्फ्रेंस 11 में हुई थी। दोहा कॉन्फ्रेंस 2012 में हुई थी। वार्सा कॉन्फ्रेंस 2013 में हुई थी। लीमा कॉन्फ्रेंस 14 में हुई थी, राइट। बॉन कॉन्फ्रेंस जो है COP23 जो कि 2017 में हुआ था, राइट। और इससे फर्दर जो है हम आगे पढ़ेंगे। ऑल्सो मेन कॉन्फ्रेंस टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज एट इंटरनेशनल। तो जो UNFCCC, राइट, UNFCCC की जो मेजर कॉन्फ्रेंसेस हैं वो ये हैं, और इनको भी हम आगे ही पढ़ेंगे, राइट। तो द मेन कॉन्फ्रेंसेस टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज एट इंटरनेशनल लेवल, उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, अर्थ समिट। मैंने बताया था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 20th एनिवर्सरी पर ही अर्थ समिट 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ऑर्गेनाइज हुआ था या हेल्ड हुआ था। और इसी के जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज थे, उन्होंने ही फिर जाके अगर UNFCCC पर क्या किए थे, साइन किए थे, राइट। देन जो 1997 का क्योटो कन्वेंशन है, जिसको COP3 भी बोला जाता है, इसी में कार्बन क्रेडिट की जो थी, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था। देन जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, नासादुओ कॉन्फ्रेंस, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, रियो 20 कॉन्फ्रेंस। तो ये जो सारे के सारे हैं, ये क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड हैं, जिनको हम आगे जाकर और भी अच्छे से जो है स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एसिड रेन, राइट। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड climate change, right? Second, global warming. Third, greenhouse effect, right? Now fourth is acid rain. Acid rain, जिसको हमने मतलब एयर पॉल्यूशन में भी हमने इसको पढ़ लिया। तो एसिड रेन क्या होती है, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो हमारे एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, राइट, और भी जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनका कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और रेन के साथ में अर्थ पर आते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है, राइट। सो व्हाट इज एसिड रेन? व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड
sulfur trioxide, nitrogen oxides, right, interact with water droplets and form sulfuric acid and sulfurous acid and nitric acid. And when this when this acid come to earth along with rainwater, this is known as acid rain. और एसिड रेन की वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है, क्योंकि उससे जो वाटर बॉडीज हैं उनका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। साथ ही साथ जब एसिड जो रेन है, राइट, एसिड रेन की वजह से वेजिटेशन पर भी इफेक्ट होता है, राइट, एक्वेटिक सिस्टम भी इफेक्ट होता है, क्रॉपिंग पैटर्न भी अफेक्ट होता है। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी जो हेरिटेज है, जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, राइट, जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, राइट, हेरिटेज हैं, राइट, उनकी भी जो साइनिंग है वो भी लॉस होती है। फॉर एन एग्जांपल, ताजमहल इज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, राइट। अब अगर आपसे पूछे कि जो एसिड रेन का एडवर्स इफेक्ट है वो किन किन कंट्रीज में है, तो जो एसिड रेन का इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट हर एक कंट्रीज में है। बट अगर हम लार्ज एरियाज को देखें तो नॉर्थ इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द चाइना, तो नॉर्थ इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द चाइना, वहां पर एसिड रेन का इफेक्ट है। और ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल रीजन होगा उसमें एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा, एयर पोल्यूशन की वजह से ही एसिड रेन होगा। देन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट इंडिया जिसमें महाराष्ट्र एंड गुजरात आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएंगे। सो दीज एरियाज आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। नाउ लेट्स स्टडी द ओजोन लेयर डिप्लीशन, राइट, और इसको भी मैंने आपको पॉल्यूशन में भी हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए क्या है, हमारी जो अर्थ है, राइट, अर्थ के ऊपर अगर हम देखें तो यहां पर जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, राइट। ओजोन लेयर का मतलब क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें ओजोन को दरअसल डॉप्सन में मापा जाता है। तो यदि इन द एटमॉस्फेयर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज 300 डॉप्सन, तो ये if the concentration of ozone is 300 Dobson, then this absorbs the harmful ultraviolet rays of sun, right, और इसकी वजह से ये हमको प्रोटेक्ट करता है। बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस ओजोन गैस डिक्रीजेस, और ये अगर कितना आ जाए 220 डॉप्सन पर आ जाए, तो उसको ही क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। और भी अगर इससे कम हो जाएगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर ये कंसंट्रेशन और भी कम होगा तो उसको ही क्या कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है, जो कि कहां पर होता है, अंटार्कटिका के ऊपर होता है, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, राइट। सो यदि 3 मार्कर में पूछा जाए तो हम सीधा लिख सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन रिफर्स टू थिनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिलो 220 डॉप्सन, right? So ozone layer depletion refers to the thinning of protective ozone layer or decreasing the concentration of ozone below 220 Dobson in the atmosphere, right? और ये किस वजह से होता है? So this happens when certain chemicals come into contact with the ozone. For an example क्या हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जब कार्बन का जो एटम है वो ओजोन एटम के कांटेक्ट में आता है, तो वन जो क्लोरीन एटम है वो 1 लाख जो ओजोन एटम है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ही ओजोन का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। Chemical compounds that cause ozone layer depletion are known as ozone depleting substances, right? ODS। ये भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो ये आप डेफिनेशन याद रखें, right? Chemical compounds that cause ozone layer depletion are known as ozone depleting substances या ODS, right? Now examples of the ODS, देखिए एग्जाम में 3 मार्कर में ग्रीन हाउस गैसेस भी जो है आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वही 3 मार्कर में ODS भी पूछा जा सकता है, राइट। सो एग्जांपल्स ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, द फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रिज में, एसी में
जो है कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन कार्बन क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, मैथिल क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, राइट, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हेलोन्स हो जाएगा। इसमें से भी अगर हम देखें तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कूलेंट के रूप में रेफ्रिजरेटर्स और कंडीशनर्स में यूज किया जाता है। देन मिथाइल क्लोरोफॉर्म का जो यूज है, राइट, वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है फॉर केमिकल प्रोसेसिंग, राइट। सो मिथाइल क्लोरोफॉर्म फाइंड्स इट्स एप्लीकेशंस यूजुअली इन इंडस्ट्रीज फॉर केमिकल प्रोसेसिंग। देन क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, जिसको सॉल्वेंट के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो इन दिस वे इफ दिस इज आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन देन यू कैन राइट दिस आंसर। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, राइट। ओजोन लेयर डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या है? द फर्स्ट इज स्किन कैंसर एंड अल्सर्स इन ह्यूमंस आर राइजिंग नाउ, राइट। इफ देयर इज अ डिप्लीशन इन ओजोन लेयर देन डेफिनेटली जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, या जिनको क्या कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, राइट। और जब ये अल्ट्रा वायलेट रेज यदि ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो ये कहां पर आएंगी, अर्थ पर आएंगी, राइट। और अर्थ पर आएंगी तो जो भी इनके कांटेक्ट में आएगा उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी, और इन हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट के एक्सपोजर में ही स्किन कैंसर, अल्सर्स, स्किन डिसीजेस जो है अराइज होंगी। सो बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, राइट, स्किन कैंसर, स्किन डिसीजेस, अल्सर्स, राइट, इन ह्यूमंस वुड राइज। देन सेकेंड, इससे इम्यूनिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑल्सो दिस लीड्स टू टेम्परेचर इंक्रीज इन द टेम्परेचर, राइट। इससे प्लांट्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, साथ ही साथ फूड चेन भी इससे क्या होती है, अफेक्ट होती है, राइट। इन सब में जो स्किन कैंसर है या स्किन डिसीजेज है, राइट, ये बिगेस्ट रीजन है या ये बिगेस्ट इफेक्ट है किसके, ओजोन लेयर डिप्लीशन के, राइट। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? तो ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन, राइट, हमको यहां से डिप्लीशन जो है हटाना पड़ेगा। तो ये भी जो है 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ द ओजोन लेयर बी प्रिजर्व्ड, राइट, हाउ इज द ओजोन लेयर बी प्रिजर्व्ड, राइट। तो ओजोन लेयर को या ओजोन लेयर का प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, राइट। तो ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टडी द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन इज सीरियस इश्यू, और उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर वेरियस प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं। नेशनल लेवल पर भी हर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है, साथ ही साथ जो है इंडिविजुअल स्टेप्स आल्सो मस्ट बी टेकन। जो जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं उनको हम फर्दर 3 में जो है क्लासिफाई करके देख सकते हैं। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा, देन वियना कन्वेंशन हो जाएगा, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड दैट कार्गो शिप्स must not use fuel that has sulfur concentration any higher than 0.05%। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसने डायरेक्ट किया कि कार्गो शिप में ऐसा फ्यूल नहीं किया जाएगा जिसमें 0.5 से हायर क्या हो, सल्फर का कंसंट्रेशन हो, और इसको 1 जनवरी 2020 से क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि डिप्लीशन ना हो। सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर वियना कन्वेंशन हो जाएगा, राइट। तो वियना कन्वेंशन, राइट, द वियना कन्वेंशन was held in 1985 and the Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer was signed in 1985, जिसमें जो यूएन मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने जो ओजोन लेयर है, राइट, उसके सिग्निफिकेंट को समझा। ऑल्सो यूएन मेंबर recognize the importance of curbing damage to ozone layer।
और इसी वियना कन्वेंशन की वजह से ही जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, राइट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उसको जो है उनके लिए जो है सारे कंट्रीज जो है एग्री हुए थे। तो लेट्स स्टडी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये स्पेशली ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए ही है, जिसको कब साइन किया गया था, 1987 में, राइट। सो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 एंड entered into force in January 1989, right. This protocol gives provision to reduce the production and consumption of ODS, ozone depleting substances। और इसी प्रोटोकॉल में या एक्चुअली दिस वाज साइंड ऑन 16 सितंबर, टिल देन जो ओजोन डे है वो 16 सितंबर को जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। अलॉन्ग विद दिस जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो भी किए जा सकते हैं, जैसे अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स, use eco-friendly cleaning products, right, and the use of nitrous oxide should be prohibited। और ये अगर इंडिविजुअल एफर्ट्स लिए जाएं तो ओजोन डिप्लीशन को जो है रोका जा सकता है। नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज अर्बन हीट आइसलैंड। अब देखो यहाँ पर आइसलैंड का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में आइसलैंड होता है। दरअसल क्या है कि जो जितनी भी मेगा सिटीज होती हैं, अब मेगा सिटीज में क्या होती हैं, हाई बिल्डिंग्स होती हैं, राइट, साथ ही साथ जो रोड्स होते हैं, टनल्स होती हैं, ये सब किसकी बनी होती है, कंक्रीट की बनी होती है। एंड कंक्रीट इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ सन रेडिएशन, राइट। तो इन समर सीजन जब ये रेडिएशन बिल्डिंग्स पर या एक तरीके से जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर पड़ता है, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। और यदि एब्जॉर्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली जो सिटी एरिया है और उसके अराउंड जो विलेज एरिया है जहां पर प्लांट्स हैं, उससे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हीट आइसलैंड कहा जाता है। और वो भी कैसा, अर्बन, क्योंकि ये जो मेगा सिटीज हैं या जो लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें ही ये पाया जाता है, राइट। तो अगर ये 3 मार्कर में पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं द सेंट्रल एरिया ऑफ लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज टेंड टू बी हॉटर देन रूरल एरियाज सराउंडिंग रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द concrete structures which are found in these cities, and these concrete structures absorb the solar radiation, right, in much amount. Therefore this central area of the large metropolitan cities tend to be hotter than the rural area surrounding the city, right। और इन एरियाज को ही क्या कहा जाता है, अर्बन हीट आइसलैंड्स कहा जाता है, जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अब इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइसलैंड। द फर्स्ट इज पोल्यूशन, राइट। तो जो मेगा सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनमें इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, साथ ही साथ व्हीकल्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ऑल्सो गीजर्स हैं, बोलर्स हैं, राइट, इंडस्ट्रीज हैं, राइट, जो इंडस्ट्रियल फायर्स हैं, इन जैसे इंसिडेंट्स की वजह से जो अर्बन हीट आइसलैंड है, राइट, वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। देन क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जो जितनी भी अर्बन सिटीज हैं, राइट, उनमें कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। देयर आर जो पहली चीज तो ये कि अगर आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो रूरल एरियाज में जो है रूरल एरियाज में कन्वेंशनल मेथड से हाउस बिल्डिंग की जाती है। बट if you visit the metropolitan cities you would find only concrete structures, right। कंक्रीट से ही बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रूट्स बनाई जाती हैं, राइट। और अनदर जो स्ट्रक्चर्स वो कंक्रीट के बने हुए होते हैं, विच इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द हीट और सन लाइट, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट। ऑल्सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट एमिशंस हो जाएंगे। तो सिटीज में व्हीकल्स होते हैं, राइट, जो व्हीकल्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, राइट, जो जनरेटर्स होते हैं, राइट, इनसे जो गैसेस रिलीज होती हैं, व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकलता है, उसकी वजह से भी अर्बन हीट
हीट आइसलैंड फॉर्म होता है, अर्बन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें तो वैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उसमें डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। साथ ही साथ जो मेगा सिटीज हैं उसमें जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं उसमें जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत ही क्लोज्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दिस लीड्स टू द अर्बन हीट आइसलैंड्स, राइट। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, राइट, अर्बन हीट आइसलैंड्स के व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्बन हीट आइसलैंड। द फर्स्ट इज इंक्रीज इन द एनर्जी डिमांड। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हीट आइसलैंड फॉर्म होंगे सो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उस टेम्परेचर उस इंक्रीज टेम्परेचर में अगर ह्यूमंस को सरवाइव करना है सो ऑब्वियसली दे वुड हैव टू यूज एसी, कूलर, राइट, फ्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो कूलिंग पर्पस के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे या उनका यूज इंक्रीज होगा, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो जाएंगे, राइट। इफ द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज देन डेफिनेटली जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको कोल का और ज्यादा यूज करना पड़ेगा, राइट, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस एमिशंस है, राइट, ग्रीन हाउस एमिशंस है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्योंकि पावर जनरेशन में अगर कोल का यूज किया जाएगा तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो फर्दर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। ऑल्सो अगर हम देखें तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की जो भी प्रॉब्लम है वो भी अराइज होगी। देन इनकन्वीनियंस एंड डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ, राइट, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, राइट। इसीलिए ह्यूमंस को जो है ह्यूमन बॉडी जो है डिहाइड्रेट होगी, राइट, वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, सनस्ट्रोक लग सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट होगा। साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी डिसीज है, हार्ट स्ट्रोक है, क्रैम्प्स हैं, हेडेक है, डिहाइड्रेशन है, ये प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगे। देन इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, राइट। यदि अर्बन हीट आइसलैंड फॉर्म होंगे then definitely there would be high temperature in that हीट आइसलैंड, और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर हीट आइसलैंड में जो भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, राइट। व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। अब देखिए हो सकता है कि एग्जाम में ये पूरा 11 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज अर्बन हीट आइसलैंड, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। हो सकता है इनमें से कोई भी पूरा का पूरा टॉपिक पूछ ले, या केवल इफेक्ट्स ऑफ द हीट आइसलैंड्स एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स ये पूछा जाए, राइट। तो ये टॉपिक जो है कॉमन सेंस बेस्ड है, राइट, इसमें कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉमन सेंस है, राइट, कि जितना ज्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर रहेगा उतना ज्यादा हीट का एब्जॉर्प्शन रहेगा, और जो मेगा सिटीज रहती हैं उनमें प्लांटेशन या वेजिटेशन भी बहुत कम होता है, तो इस एक्सेसिव हीट का, पॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, सो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हीट आइसलैंड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, राइट। सो व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। द फर्स्ट इज लाइट कलर्ड कंक्रीट white roofs, right, तो light colored concrete white roofs should be used, right, क्योंकि यदि light colored concrete white roofs होंगी तो obviously इससे albedo क्या होगा, increase होगा, which means जो अर्थ की जो सनलाइट है वो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, which means उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो व्हाइट रूफ्स होंगी तो उससे सनलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, राइट, और ज्यादा से ज्यादा जो सोलर एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेकेंड, ग्रीन रूफ्स, राइट, तो हाई रिफ्लेक्टेंस कोटिंग, जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन पर मिरर्स है या ऊपर जो है व्हाइट रूफ्स होना चाहिए, ताकि जो सनलाइट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ऑल्सो
emphasis should be laid down on the construction of green buildings, which means that जो buildings हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ उनमें proper ventilation होना चाहिए, right? Also, emphasis should be given on the technology and infrastructure improvement and fuel efficient vehicles ताकि pollution कम हो, right? So these are the remedial measures for the urban heat islands, right? So in this way we have studied what is environmental change, right? Also we have studied different जो causes थे, different causes, right, and different effects of environmental change. And in this lecture we have studied climate change, global warming, greenhouse effect, acid rain, urban heat island in depth. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.